हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एटीट्यूड रिकॉन्स्ट्रक्शन बाय जूड बिजू बुक के बारे में। रात के करीब 11 बजे थे। पंखा धीरे धीरे घूम रहा था और खिड़की से हल्की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। आदित्य अपने कमरे में अकेला बैठा था। मोबाइल हाथ में था लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। कुछ दिनों से उसका मूड बार बार ऑफ हो जाता था। न किसी से बात करने का मन करता, न कुछ करने का। सब कुछ जैसे रुका रुका सा लग रहा था। आदित्य एक अच्छी जॉब में था, सैलरी ठीक ठाक थी, फैमिली भी सपोर्टिव थी, लेकिन फिर भी उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि अंदर कुछ टूट रहा है। क्यों छोटी छोटी बातों पर वो इरिटेट हो जाता था। कभी अचानक से गुस्सा, कभी बेमतलब उदासी, कभी डर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये फीलिंग्स आखिर आती कहाँ से हैं। एक दिन वो यूट्यूब पर रैंडम वीडियोस देख रहा था। तभी एक वीडियो में जूड बिजो की किताब एटीट्यूड रिकंस्ट्रक्शन का सारांश आ गया। उसमें बताया गया कि ज्यादातर जीवन समस्याओं का मूल कारण होता है भावनात्मक ब्लॉक, और ये इमोशनल ब्लॉक्स बनते हैं हमारी पुरानी कंडीशनिंग और अनहेल्पफुल एटीट्यूड्स की वजह से। आदित्य को क्यूरियोसिटी हुई। उसने सोचा कि क्या मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उसे याद आया कि बचपन में जब भी वो रोने लगता, उसके पापा कहते, लड़के रोते नहीं हैं, स्ट्रांग बनो। और जब वो किसी चीज से डरता तो मम्मी कहती, कुछ नहीं होता, डरना बेवकूफ़ी है। धीरे धीरे आदित्य ने अपने इमोशंस को दबाना सीख लिया। उसे लगता था कि अगर वो अपने सैडनेस या फियर को दिखाएगा तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। उसने अपने गुस्से को भी अंदर ही अंदर दबाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे बताया गया था कि गुस्सा करना बैड मैनर्स है। लेकिन अब इतने सालों बाद वो इमोशंस जो कभी दबा दिए गए थे, वो नए रूप में बाहर आ रहे थे। फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, लो मोटिवेशन और रिलेशनशिप इश्यूज के रूप में। जूड बिजू ने अपनी किताब में समझाया है कि जब हम अपने इमोशंस को रिप्रेस करते हैं, जैसे कि सैडनेस, फियर या एंगर, तो वो हमारी सोच और बिहेवियर को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। ये इमोशंस ऐसे नहीं जाते, बल्कि हमारे अंदर फंसे रहते हैं और साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं। आदित्य को समझ आने लगा कि शायद उसे अपने अंदर के इन दबे हुए इमोशन से दोबारा कनेक्ट करना होगा। लेकिन कैसे? किताब में एक बहुत सिंपल बात कही गई थी, फीलिंग्स को सेफ और फिजिकल तरीके से एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पर गुस्सा निकाल दो या सड़क पर बैठकर रोने लगो। इसका मतलब है कि आप एक सेफ स्पेस में जाकर अपने इमोशंस को अलाउ करो बाहर आने के लिए। आदित्य ने एक मेथड ट्राई किया। उसने एक दिन अकेले में खुद को अलाउ किया कि वो जितना चाहे उतना जोर से रो सके। उसने खुद से कहा, मैं अपने अंदर की सैडनेस को बाहर निकाल रहा हूं। पहले ऑकवर्ड लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे कोई बोझ हल्का हो गया। फिर उसने एक पंचिंग पिल्लो खरीदा, और जब उसे गुस्सा आता तो वो पिल्लो को मारकर अपना एंगर रिलीज करता। वो चिल्लाता बिना किसी को हर्ट किए, और धीरे धीरे वो महसूस करने लगा कि उसके अंदर जो टेंशन थी वो कम हो रही है। उसने अपने डर को भी समझने की कोशिश की। एक रात उसने डायरी में लिखा, मुझे रिजेक्शन से डर लगता है। मुझे लगता है कि लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे अगर मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूंगा। और ये लिखते हुए उसने रियलाइज किया कि ये डर उसे बचपन से मिला था। जूड बिजू बताती हैं कि जब हम अपने अंदर की फीलिंग्स को पहचानते हैं, उन्हें नाम देते हैं और उन्हें फिजिकली रिलीज करते हैं, तो हमारा माइंड क्लियर होता है। फिर हम अपनी थिंकिंग और एटीट्यूड को कॉन्शियसली चूज कर सकते हैं। आदित्य ने इस प्रोसेस को रूटीन बना लिया। वो हर हफ्ते एक बार अकेले बैठता, अपनी इमोशंस पर ध्यान देता और उन्हें एक्सप्रेस करता, कभी रोकर, कभी लिखकर, कभी चीखकर। और फिर वो अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव देखने लगा। उसका मूड पहले से बेटर रहने लगा। वो अपने रिलेशनशिप्स में ज्यादा ऑनेस्ट हो गया, और खुद को लेकर गिल्ट और शेम भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। एक दिन जब उसका दोस्त रोहित उदास बैठा था, तो आदित्य ने उससे पूछा, क्या हुआ, कुछ शेयर करना चाहोगे? रोहित ने कहा, पता नहीं यार, कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर रीजन भी नहीं पता। आदित्य मुस्कुराया और बोला, शायद तेरे अंदर कुछ फीलिंग्स दबे हुए हैं जिनकी आवाज तू सुन नहीं पा रहा। कभी अकेले में बैठकर खुद से बात कर, और जो भी इमोशन आए उसे निकलने दे बिना जज के। रोहित ने कहा, पागल है क्या तू? आदित्य हंस पड़ा, मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन बिलीव मी, ये काम करता है। इस छोटी सी कॉन्वर्सेशन में आदित्य को अपनी ग्रोथ का एहसास हुआ। उसने खुद पर काम करके न सिर्फ अपने इमोशनल ब्लॉक्स को हील किया, बल्कि अब वो दूसरों को भी समझने और सपोर्ट करने लगा था।
हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब हम सोचते हैं पता नहीं क्यों इरिटेट हो रहा हूँ, क्यों किसी से बात करने का मन नहीं करता, क्यों सब कुछ बोझ लगने लगा है। और अक्सर इसका रीज़न हमारी वो इमोशंस होती हैं जो हमने कभी एक्सप्रेस नहीं की। जूड बिजू का मैसेज बड़ा सिंपल है, फीलिंग्स को दबाओ मत, उन्हें सेफ तरीके से फिजिकली एक्सप्रेस करो। तभी हम साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्शन से निकलकर एक क्लियर और पीसफुल लाइफ की ओर बढ़ सकते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इमोशनल हीलिंग कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, बल्कि एक ऑनगोइंग जर्नी है। आदित्य की तरह हमें भी अपने अंदर के सच से कनेक्ट करना होगा। हो सकता है शुरुआत में ऑकवर्ड लगे, डर भी लगे, पर धीरे धीरे जब हम अपने इमोशंस को फ्रेंड बना लेंगे। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं, तब जिंदगी की क्लैरिटी और फ्रीडम का असली मीनिंग समझ में आएगा। कभी कभी सबसे ज़रूरी बात होती है खुद से ये पूछना, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही थी। आदित्य अपनी बाइक पर बैठा ऑफिस से घर लौट रहा था। उसके कानों में ईयरफोन था और उसमें जूड बिजो की किताब एटीट्यूड रिकंस्ट्रक्शन का एक ऑडियो सारांश चल रहा था। पिछली बार उसने इमोशनल ब्लॉक्स के बारे में सुना था और बहुत कुछ सीखा भी था। इस बार जो कॉन्सेप्ट उसे सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहा था वो था 6 इमोशंस मॉडल। घर पहुंचते ही उसने अपना बैग एक साइड रखा, कपड़े बदले और बालकनी में जाकर बैठ गया। चाय का कप हाथ में था और दिमाग में वो 6 इमोशंस गूंज रहे थे, जॉय, लव, पीस, कंस्ट्रक्टिव और सैडनेस, एंगर, फियर, डिस्ट्रक्टिव। किताब कहती थी कि ये 6 इमोशंस ही हमारी पूरी इमोशनल लाइफ को शेप करते हैं। उसे याद आया कि पिछले कुछ हफ्तों में जब उसने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना शुरू किया था, तब सबसे पहले उसकी जो इमोशन बाहर आई थी वो थी सैडनेस। वो खुद भी नहीं जानता था कि उसके अंदर इतनी गहरी उदासी थी। रोते वक्त उसने महसूस किया था कि चेस्ट में टाइटनेस थी, आंखें भारी हो गई थीं और एनर्जी लो लग रही थी। अब जब वो इस 6 इमोशंस मॉडल को समझने लगा तो उसे रियलाइज हुआ कि हर इमोशन का अपना एक फिजिकल पैटर्न होता है। सैडनेस अक्सर बॉडी को स्लगिश बना देती है, आंखों में नमी ला देती है और इंसान को अलग थलग महसूस कराती है। आदित्य ने सोचा, क्या ये सभी इमोशंस भी मेरे अंदर ऐसे ही काम करते हैं? उसने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। एक दिन उसका ऑफिस में बहुत बिजी डे था। एक जूनियर से गलती हो गई थी और आदित्य को क्लाइंट के सामने एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी। पहले तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन शाम को घर आते ही उसे लगा जैसे कोई वॉल्केनो अंदर फूटने को तैयार है। उसने खुद को शीशे में देखा, चेहरा टाइट था, जबड़े दबे हुए थे और सांसें तेज चल रही थी। ये थी एंगर की बॉडी लैंग्वेज। वो जानता था कि अगर इस गुस्से को अभी रिलीज नहीं किया गया तो ये अंदर ही अंदर उसे जला देगा। उसने वही किया जो किताब में बताया गया था, एक सेफ स्पेस में जाकर अपनी भड़ास निकाली, पिलो पर मुक्के मारे, चिल्लाया और फिर कुछ ही देर में खुद को हल्का महसूस किया। उसे समझ आ गया था कि एंगर का एक प्रॉपर फिजिकल एक्सप्रेशन होता है और अगर वो बॉडी में ही रह जाए तो हम दूसरों पर चिल्लाने लगते हैं, रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं और अंदर गिल्ट भर जाता है। कुछ दिन बाद एक ऐसा मोमेंट आया जब उसे अपने अंदर फियर महसूस हुआ। उसके एक पुराने दोस्त ने स्टार्टअप का आइडिया शेयर किया और आदित्य को भी इनवाइट किया ज्वाइन करने के लिए। लेकिन आदित्य का पहला रिएक्शन था, क्या होगा अगर फेल हो गया, मेरी नौकरी चली गई तो। उसके हाथ पसीने पसीने हो रहे थे, दिल की धड़कन तेज थी और दिमाग में बार बार नेगेटिव सिनेरियोज आ रहे थे। उसने किताब में पढ़ा था कि फियर जब बॉडी में फंसा रहता है तो वो ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी और प्रोक्रेस्टिनेशन का रूप ले लेता है। लेकिन अगर उसे फिजिकली शेक करके बाहर निकालें, जैसे कि ट्रेम्बल करना, फास्ट ब्रीदिंग करना, तो वो इमोशन रिलीज हो सकती है। आदित्य ने एक बार फिर खुद को अलाउ किया फियर को महसूस करने के लिए। उसने कमरे में हल्की हल्की शेकिंग मूवमेंट्स की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं डर को फील कर रहा हूं और मैं सुरक्षित हूं। धीरे धीरे उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो गई, दिमाग क्लियर हुआ और वो काल्मली उस अपॉर्चुनिटी पर सोच सका। अब बात कंस्ट्रक्टिव इमोशंस की। एक शाम आदित्य अपने भतीजे के साथ पार्क में खेल रहा था। बच्चे की हंसी, मासूमियत और एक्साइटमेंट ने आदित्य के चेहरे पर मुस्कान ला दी। उस वक्त उसने जो इमोशन फील की वो थी जॉय। उसने महसूस किया कि शरीर में एक हल्कापन है, चेहरे पर नेचुरल स्माइल है और एनर्जी फ्लोइंग है। जॉय की खास बात होती है कि ये कंटेजियस होती है। जब हम खुशी फील करते हैं
तो हमारे आसपास के लोग भी अपलिफ्ट हो जाते हैं। जॉय किसी अचीवमेंट से भी आ सकती है या किसी छोटे मोमेंट से भी। कुछ दिन बाद उसकी एक दोस्त रीना बहुत परेशान थी। उसके साथ कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे थे। आदित्य ने पूरा समय दिया, सुना और कुछ भी एडवाइस दिए बिना बस उसके पास बैठा रहा। उस वक्त जो इमोशन उसने फील किया वो थी लव। एक केयरिंग, कनेक्टेड, सपोर्टिव फीलिंग। लव का फिजिकल मैनिफेस्टेशन बहुत वार्म होता है, बॉडी रिलैक्स्ड लगती है, चेस्ट खुला हुआ और आंखों में सॉफ्टनेस होती है। और जब ये इमोशन एक्टिवेट होता है तो हम नेचुरली गिविंग और अंडरस्टैंडिंग बन जाते हैं। और फिर एक दिन जब आदित्य मेडिटेशन कर रहा था, एकदम शांत माहौल में उसे पहली बार पीस का एक्चुअल मीनिंग समझ में आया। न कोई चिंता, न कोई गुस्सा, बस एक काल्म, सेंटर्ड फीलिंग। उसका माइंड बिल्कुल स्टेबल लग रहा था, बॉडी लूज थी और ब्रीदिंग स्लो और रिदमिक हो गई थी। पीस शायद सबसे सटल लेकिन सबसे पावरफुल कंस्ट्रक्टिव इमोशन है। जब हम पीस में होते हैं तो हम दूसरों की बात ज्यादा समझ पाते हैं, सही डिसीजंस ले पाते हैं और इमोशनली ग्राउंडेड रहते हैं। आदित्य ने अब एक डायरी बनाना शुरू किया था। हर दिन वो अपने इमोशंस नोट करता। आज मैं सैड फील कर रहा हूं, या आज मुझे डर लगा लेकिन मैंने उसे हैंडल किया, या आज मैंने एक छोटी चीज में जॉय महसूस की। धीरे धीरे उसे ये क्लैरिटी आने लगी कि इमोशंस अच्छे या बुरे नहीं होते, बस अनप्रोसेस्ड इमोशंस डिस्ट्रक्टिव बन जाते हैं। जब हम उन्हें पहचानते हैं, नाम देते हैं और सेफ तरीके से बाहर निकालते हैं, तब हम मानसिक रूप से संतुलित हो सकते हैं। उसे अब ये भी समझ आने लगा था कि लोग जब इरैशनल बिहेव करते हैं तो वो खराब इंसान नहीं होते, वो बस अपने अनप्रोसेस्ड इमोशंस के गुलाम होते हैं। जैसे किसी ने कभी अपना गुस्सा रिलीज नहीं किया तो वो हर छोटी बात पर एक्सप्लोड कर जाता है। किसी ने अपने फियर को सप्रेस किया है तो वो हर डिसीजन में अवॉइडेंट हो जाता है। एक दिन जब आदित्य की मम्मी ने उसे इमोशनल होकर कहा, तू जब बच्चा था तो बहुत डरता था लेकिन तूने कभी बताया नहीं, तब आदित्य ने पहली बार अपनी माँ को हग करते हुए बोला, शायद मैंने खुद भी नहीं समझा था कि वो डर क्या था, अब समझता हूं। उन दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू हीलिंग के थे। 6 इमोशंस मॉडल ने आदित्य को खुद से कनेक्ट किया, दूसरों से कनेक्ट किया और एक ऐसी दुनिया दिखाई जहां फीलिंग्स को दबाना नहीं, समझना और प्रोसेस करना जरूरी है। उसकी स्टोरी आज भी चल रही है, लेकिन अब उसकी इमोशनल वोकैबुलरी रिच हो चुकी है। अब वो ये पहचान पाता है कि जब उसके अंदर कोई भी इमोशन आता है वो किस तरह से बॉडी में शो हो रहा है और उसे कैसे सेफली रिलीज किया जाए। हम सबके अंदर ये 6 इमोशंस मौजूद हैं। कोई भी मोमेंट इन इमोशंस को ट्रिगर कर सकता है, लेकिन जब हम उन्हें पहचानना और समझना सीख जाते हैं तो जिंदगी और रिलेशनशिप्स दोनों आसान और मीनिंगफुल हो जाते हैं। शायद सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही है, इमोशंस को सप्रेस मत करो, ऑब्जर्व करो, एक्सप्रेस करो और ट्रांसफॉर्म करो। यही है इमोशनल मास्टरी की शुरुआत। एक दिन आदित्य ऑफिस से लौटा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही थकान थी। फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल एग्जॉस्शन। अंदर कुछ भरा भरा लग रहा था, जैसे कोई इमोशन बार बार बाहर आने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन बाहर का चेहरा फिर भी काल्म और कंपोज्ड दिखाना था। घर आते ही उसने बैग रखा, जूते उतारे और सीधा अपने कमरे में चला गया। दरवाजा बंद किया और बिना कुछ कहे चुपचाप जमीन पर बैठ गया। हाथ में जूड बिजू की वही किताब थी, एटीट्यूड रिकॉन्स्ट्रक्शन, जो उसकी जिंदगी बदल रही थी। आज उसने उस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया जिसमें इमोशंस को सेफ और प्राइवेट तरीके से एक्सप्रेस करने की टेक्निक्स बताई गई थी। उसे पहली ही लाइन में जो बात चौंकाने वाली लगी वो थी कि इमोशंस को सिर्फ फील करना काफी नहीं, उन्हें फिजिकली डिस्चार्ज करना भी जरूरी है। और उसके लिए क्राइंग, स्टॉम्पिंग और शिवरिंग जैसी टेक्निक्स यूज की जाती हैं। पहले तो उसे अजीब सा लगा, क्या रोना, पैर पटकना और कांपना वाकई कोई हीलिंग तरीका हो सकता है? लेकिन फिर उसने सोचा, अब तक जो कुछ ट्राई किया वो सब काम आया है, शायद ये भी करके देखना चाहिए। उस दिन उसने सबसे पहले सैडनेस को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी आंखों में नमी है, लेकिन वो आंसू बाहर आने से डरते हैं। जूड ने किताब में लिखा था कि सैडनेस एक नेचुरल इमोशन है और इसे दबाने के बजाय रोकर बाहर निकालना हीलिंग का पहला कदम है। आदित्य ने कमरे में लाइट धीमी की, एक सॉफ्ट इमोशनल म्यूजिक लगाया और खुद से कहा, अगर अंदर रोने का मन हो रहा है तो रो, कोई देखने वाला नहीं है, कोई जज नहीं करेगा। उसने एक तकिया लिया,
उसे गले से लगाया और खुद को जाने कब से दबे हुए उन पलों को याद करने दिया जब उसने किसी करीबी को खोया, जब किसी ने हर्ट किया, जब खुद को अकेला और बेकार महसूस किया। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे धीरे सिसक रहा था, जैसे एक छोटा बच्चा सेफ और सिक्योर। करीब 10-15 मिनट बाद वो चुप हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, एक हल्कापन, जैसे सीने से भारी पत्थर उतर गया हो। उसने महसूस किया कि रोना कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक इमोशनल डिटॉक्स था। जूड सही कहती हैं, क्राइंग सैडनेस को बाहर निकालने का सबसे प्योर और पावरफुल तरीका है। फिर एक दिन जब आदित्य का ऑफिस में एक कलीग से झगड़ा हो गया तो उसके अंदर जबरदस्त गुस्सा भर गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, शरीर में तनाव था और दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी। उसने तुरंत रिकॉग्नाइज किया, यह एंगर है और अगर इसे अभी सेफ तरीके से रिलीज नहीं किया गया तो ये बाद में गलत तरीके से बाहर आएगा। उसने खुद को याद दिलाया कि एंगर को रिलीज करने के लिए सबसे सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक है स्टॉम्पिंग, यानी जोर जोर से पैर पटकना। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, म्यूजिक थोड़ा लाउड किया और बिना किसी हेजिटेशन के ज़मीन पर पैरों से जोर जोर से स्टैंपिंग शुरू कर दी। साथ ही वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को आवाज़ देकर बाहर निकाल रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा है। लॉग, मैं इतना प्रेशर क्यों फील करता हूँ? जितना जोर से वो स्टॉम्प करता उतना ही उसके शरीर से वो टेंशन बाहर निकलता गया। करीब 10 मिनट बाद जब वो थक गया, उसने देखा कि उसका माइंड एकदम क्लियर हो चुका था। जो बातें उसके अंदर उबल रही थीं वो अब शांत थीं। उसका मन हुआ कि वो उसी कॉलीग से कामली बात करे और मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉर्ट आउट करे। उसे अब समझ आने लगा था कि अगर एंगर को बॉडी से फिजिकली बाहर निकाला जाए तो वो किसी पर फूटने के बजाय रिलीज हो जाता है बिना कोई नुकसान किए। कुछ हफ्तों बाद उसे अपने अंदर एक नया इमोशन लगातार डिस्टर्ब करने लगा, फियर। एक नई अपॉर्चुनिटी सामने थी, एक लीडरशिप रोल, बट आदित्य को बार बार डर लग रहा था कि कहीं वो फेल ना हो जाए। ये डर किसी के सामने एक्सप्लेन करना मुश्किल था, वो लॉजिकल नहीं था, लेकिन उसका असर रियल था। बार बार दिल की धड़कन तेज होना, डिसीजन को पोस्टपोन करना और कांस्टेंट एंग्जाइटी। उसने किताब में पढ़ा था कि फियर को प्रोसेस करने के लिए सबसे यूजफुल तरीका है शिवरिंग। जैसे शरीर ठंड में नेचुरली कांपता है, वैसे ही आर्टिफिशियली खुद को ट्रेम्बल करने देना शरीर से फियर को डिस्चार्ज कर सकता है। उसने सोचा, अब कुछ भी अजीब नहीं लगता, ट्राई कर ही लेता हूं। उसने एक प्राइवेट स्पेस में खुद को खड़ा किया, थोड़ी धीमी धीमी ट्रेम्बलिंग मूवमेंट्स शुरू की, जैसे कोई ठंड में कांपता है। उसने खुद से कहा, मैं डर को महसूस कर रहा हूं और मैं इस डर को रिलीज करने की इजाजत देता हूं। हाथ पांव हल्के कांप रहे थे, गहरी सांसें आ जा रही थीं और उसका फोकस अपने बॉडी सेंसेशंस पर था। थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी सेटल होने लगी। उसका नर्वस सिस्टम शांत हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने डर के उस दबे हुए लेयर को टच किया और उसे बाहर निकाल दिया। अब आदित्य ने एक छोटी सी रूटीन बना ली थी, हर इमोशन के लिए एक सेफ एक्सप्रेशन स्ट्रैटेजी। अगर वो सैडनेस फील करता तो वह खुद को अकेले में रोने की इजाजत देता। अगर एंगर आता तो वो स्टॉम्प करता, जोर से सांस लेता और अपनी फ्रस्ट्रेशन को आवाज देता। अगर फियर महसूस होता तो वो ट्रेम्बलिंग करता और खुद को ग्राउंडिंग देता। धीरे धीरे उसकी इमोशनल अवेयरनेस इतनी बढ़ गई कि वो अब रिएक्शन से पहले रिकॉग्नाइज करने लगा कि कौन सा इमोशन एक्टिवेटेड है, और अब वो उन इमोशंस के गुलाम नहीं था बल्कि उनका फ्रेंड बन गया था। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, तू आजकल इतना शांत और बैलेंस्ड कैसे रहने लगा है? पहले तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। आदित्य मुस्कुराकर बोला, माँ, मैंने अपने अंदर की भावनाओं से दोस्ती कर ली है। अब मैं उनसे लड़ता नहीं, उन्हें बाहर निकालकर गले लगाता हूं। उसकी माँ थोड़ा कंफ्यूज्ड हुई। मतलब? आदित्य ने उन्हें धीरे धीरे समझाया कि जैसे शरीर में जहर जम जाए तो बुखार आता है, वैसे ही जब इमोशंस दबे रह जाते हैं तो हमारे मन में उलझने और गड़बड़ियां आने लगती हैं। लेकिन अगर हम उन्हें सेफ तरीके से बाहर निकाल दें, जैसे रोकर, पैर पटक कर या हल्के कांप कर, तो मन भी स्वस्थ हो जाता है। उस दिन माँ भी थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। शायद उन्होंने भी पहली बार अपने इमोशंस को इतनी क्लैरिटी से समझा। आदित्य अब अपने दोस्तों के साथ भी इस अवेयरनेस को शेयर करता था। जब उसका दोस्त रोहित एक दिन बोला, यार आजकल बहुत एंग्शियस रहता हूं, नींद भी नहीं आती, तो आदित्य ने उसे शांति से सुना और कहा, तूने कभी अपने डर को बाहर निकालने की कोशिश की है? मतलब? रोहित ने पूछा। मतलब
जैसे शरीर कांपता है ठंड में, वैसे ही अगर तू थोड़ी देर सेफ स्पेस में ट्रेम्बल करे तो हो सकता है तेरा नर्वस सिस्टम थोड़ा रिलैक्स हो जाए। पागल है क्या? ये कैसा तरीका है? रोहित हंस पड़ा। मैं भी पहले यही सोचता था, पर एक बार करके देख, कमाल का असर होता है। आदित्य की बातों में सीरियसनेस थी और उसके चेहरे की इनर पीस देखकर रोहित भी सोच में पड़ गया। वो दिन थे जब आदित्य अपने इमोशंस के साथ कम्युनिकेशन में आ चुका था। वो अब उन्हें सप्रेस नहीं करता, उन्हें एनालाइज नहीं करता, बस ऑब्जर्व करता और सेफ तरीके से रिलीज करता। कभी कभी वो खुद से एक सवाल पूछता, आज मैं क्या फील कर रहा हूं, और उसका शरीर खुद जवाब दे देता। अगर आंखें नम हों तो सैडनेस, अगर मुट्ठियां भींच जाए तो एंगर, अगर दिल धड़कने लगे तो फियर। और फिर वो वही करता जो किताब ने सिखाया था, एक्सप्रेशन, रिलीज, हीलिंग। धीरे धीरे आदित्य एक ऐसी जर्नी पर निकल पड़ा था जहां इमोशंस उसके दुश्मन नहीं थे बल्कि गाइड्स थे। हर इमोशन उसे कुछ ना कुछ सिखाता और उसकी बॉडी वो मीडियम बन चुकी थी जहां हीलिंग नेचुरली हो रही थी। उसने जाना कि इमोशनल मास्टरी सिर्फ समझने से नहीं आती बल्कि महसूस करने से आती है। और जब हम अपने फीलिंग्स को सही तरीके से महसूस करते हैं तो क्लैरिटी, पीस और जॉय खुद चलकर हमारे पास आते हैं। अब उसकी जिंदगी के हर दिन का एक छोटा सा रिचुअल होता, क्या आज मैंने अपने अंदर की फीलिंग्स को स्पेस दी? और जब जवाब हाँ होता तब उसका दिन हल्का और दिल सुकून से भरा होता। इस तरह आदित्य की जर्नी धीरे धीरे सिर्फ उसकी खुद की हीलिंग नहीं रह गई बल्कि दूसरों को भी इमोशनली अवेकन करने की प्रेरणा बनती चली गई। और यही था उसकी इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का असली सार, फील, एक्सप्रेस एंड बी फ्री। एक दिन आदित्य अपने पुराने स्कूल के एक दोस्त की शादी में शामिल होने गया था। बहुत सारे चेहरे थे, कुछ पहचाने हुए, कुछ अजनबी से लगने लगे थे, लेकिन सबके बीच में एक फेमिलियर वार्मथ थी। रस्मों के बीच जब कुछ वक्त मिला तो आदित्य पास के गार्डन में अकेले टहलने लगा। वही पुरानी आदत, व्हेनेवर ही नीडेड टू रिफ्लेक्ट ही वुड वॉक अलोन। वहीं एक पुराने दोस्त विनय से उसकी मुलाकात हो गई। विनय पहले जैसा नहीं था, चेहरे पर थकान, आंखों में सवाल और बातों में उलझन। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद विनय ने धीरे से पूछा, यार तू कैसे इतना संतुलित रहता है? न तू किसी से चिढ़ता है, न दुखी दिखता है, और बातों में एक क्लैरिटी होती है। कोई फॉर्मूला है क्या तेरे पास? आदित्य मुस्कुरा दिया। उसने कहा, फार्मूला तो नहीं, पर एक फ्रेमवर्क जरूर है। 12 ट्रूथ्स। 12 ट्रूथ्स? विनय ने चौंक कर पूछा। हाँ, आदित्य ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया। ये मैंने एटीट्यूड रिकॉन्स्ट्रक्शन किताब से सीखा। ये वो सच है जो हम अगर अपनी जिंदगी में अप्लाई करें तो पुराने डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स को छोड़कर नए रास्ते पर चल सकते हैं। विनय थोड़ा और इंटरेस्टेड हो गया। बताएगा क्या? आदित्य ने सिर हिलाया और गार्डन की बेंच पर बैठते हुए कहा, सबसे पहली और सबसे जरूरी ट्रूथ है, फील योर फीलिंग्स टू कंप्लीशन, यानी अपने इमोशंस को पूरी तरह महसूस करना। बहुत बार हम दुख, डर या गुस्से को दबा देते हैं या नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जब तक वो पूरी तरह रिलीज नहीं होते तब तक वो हमारे अंदर पलते रहते हैं। इसलिए जब भी कोई स्ट्रांग इमोशन उठता है, मैं उसे रोकता नहीं, मैं उसे सेफ तरीके से प्रोसेस करता हूँ। रोना हो तो रोता हूँ, गुस्सा हो तो स्टॉम्प करता हूँ, डर लगे तो कांप लेता हूँ, और जब ऐसा करता हूँ तो क्लैरिटी अपने आप आ जाती है। विनय थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर बोला, लेकिन दुनिया तो कहती है कि इमोशंस कंट्रोल करने चाहिए। बिल्कुल, आदित्य ने कहा, पर कंट्रोल का मतलब सप्रेस नहीं होता। कंट्रोल तब आता है जब हम इमोशन को फुली फील करके रिलीज कर देते हैं। फिर वो हमें कंट्रोल नहीं करता, हम उसे मैनेज कर पाते हैं। फिर आदित्य ने दूसरी ट्रूथ बताई, स्पीकर अप विद कंडस एंड हनेस्टी। कम्युनिकेशन हमारी जिंदगी की कोर है, लेकिन हम या तो चुप रह जाते हैं, या बात को घुमा फिरा कर कहते हैं, या गुस्से में फट पड़ते हैं। ये तीनों एक्सट्रीम हैं। पर जब हम सच्चाई के साथ और एक कंपैशनेट तरीके से बात करते हैं तभी असली कनेक्शन बनता है। विनय को एक पुरानी बहस याद आ गई जिसमें उसने अपने पापा से कुछ हार्श बातें कह दी थी। अब पछतावा था, काश मैंने थोड़ा प्यार से बात की होती। वो बुदबुदाया। आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू चाहे तो अब भी कह सकता है, ट्रूथ बोलने में कभी देर नहीं होती। तीसरी बात जो आदित्य ने शेयर की वो थी, चुने वर्तमान क्षण। हम में से बहुत से लोग या तो पास्ट में रिग्रेट करते रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में उलझे रहते हैं, और इसी चक्कर में हम अभी का मोमेंट मिस कर देते हैं। बिजू कहती हैं, प्रेजेंट में जीना सबसे बड़ा गिफ्ट है जो हम खुद को दे सकते हैं। विनय थोड़ी देर तक सोचता रहा।
उसे रियलाइज हुआ कि उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा व्हाट इफ और व्हाई देन में ही बीता है। फिर आदित्य ने बाकी ट्रूथ्स भी शेयर की, जैसे फोकस ऑन व्हाट्स राइट नॉट व्हाट्स रॉन्ग। हम अक्सर सिर्फ प्रॉब्लम को देखते हैं, सॉल्यूशन नहीं। पर जब हम इस सोच को फ्लिप कर देते हैं तो हर सिचुएशन में लाइट दिखने लगती है। फिर था एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशंस एज दे आर, नॉट एज यू वांट देम टू बी। हम हमेशा चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से बिहेव करें, सिचुएशंस हमारे फेवर में हों, और जब ऐसा नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन आती है। लेकिन जब हम चीज़ों को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना सीखते हैं तो पेन कम हो जाता है। विनय ने सिर हिलाया। यार, मैं तो हर किसी को बदलने की कोशिश करता हूं, शायद इसीलिए बार बार हर्ट होता हूं। आदित्य ने कहा, चेंज तभी आता है जब हम पहले एक्सेप्टेंस सीख लें। फिर उसने बताया, ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ। हर चीज का एक फ्लो होता है। हर दुख, हर सेटबैक एक रीजन से आता है। जब हम ट्रस्ट करते हैं कि जो हो रहा है वो हमारे भले के लिए है तो एंग्जाइटी कम हो जाती है। अच्छा, विनय ने पूछा, तू तो हर चीज में मीनिंग देखता है। अब हाँ, आदित्य मुस्कुरा कर बोला, क्योंकि मीनिंग क्रिएट करना भी तो हमारी चॉइस है। और फिर उसने एक ट्रूथ बताया जो विनय के दिल को छू गया। लव इज द आंसर, नो मैटर द क्वेश्चन। जितनी बार तू कंफ्यूज्ड हो, हर्ट हो, अनश्योर हो, बस खुद से पूछ, अगर मैं इस मोमेंट में लव चूज करूं तो क्या करूंगा? जवाब अपने आप मिल जाएगा। विनय की आंखें थोड़ी नम हो गईं। उसे लगा जैसे उसके अंदर कोई जमी हुई परत पिघल रही है। धीरे धीरे आदित्य ने बाकी ट्रूथ्स भी शेयर किए, जैसे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस। ब्लेम करना इजी है, बट ग्रोथ तब होती है जब हम जिम्मेदारी लेते हैं। फिर था ट्रीट योरसेल्फ विथ कंपैशन। हम खुद से बहुत हार्श होते हैं, पर काइंडनेस अंदर से शुरू होती है। फिर उन्होंने कहा, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड डेली। जो है उसमें शुक्रिया कहो। ग्रैटिट्यूड हर वूंड को थोड़ा हील कर देता है। और आखिरी ट्रूथ थी, योर पर्पस इज टू लिव फ्रॉम योर हार्ट। मतलब ये नहीं कि तू कोई बड़ा मिशन ढूंढे, बस अपने दिल से जी। जो सच्चा है वही कर। विनय अब तक चुप था, पर उसकी चुप्पी में एक हल्कापन था, एक उम्मीद थी। आदित्य ने कहा, मैं भी कंफ्यूज था, उलझा हुआ था, पर इन ट्रूथ्स ने मुझे एक एंकर दिया। अब मैं जब भी भटकता हूं इनमें लौट आता हूं। ये मेरी कंपस है। थोड़ी देर बाद शादी की हलचल फिर शुरू हुई। विनय उठा और आदित्य को गले लगाते हुए बोला, भाई, तेरा ये फ्रेमवर्क मेरी जिंदगी बदल सकता है। आदित्य ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बस याद रख, फील योर फीलिंग्स, स्पीक योर ट्रूथ विद लव एंड स्टे प्रेजेंट। बाकी सब अपने आप अनफोल्ड होगा। उस रात जब आदित्य अपने कमरे में लौटा तो उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज मैंने फिर एक बार जाना कि सच्चाई, दया और भावना के साथ जीना ही असली जिंदगी है। ट्रूथ्स कोई रिजिड रूल्स नहीं है, वो रास्ते हैं जो हमें हमारी इनर लाइट तक पहुंचाते हैं। ये कहानी मेरी है, पर यह रास्ता हर किसी का हो सकता है। बस एक स्टेप लेना होता है, बाकी रास्ता खुद रिवील होता जाता है। उसके चेहरे पर एक शांति थी। उसने लाइट बंद की, आंखें बंद की और एक नई सुबह का इंतजार करते हुए सोचने लगा कि जब इंसान अपने दिल से जी, इमोशंस को पूरी तरह महसूस करे और हर स्टेप में सच्चाई और कंपैशन रखे, तो वही असली फ्रीडम होती है। और इसी सोच के साथ आदित्य की कहानी एक मीनिंगफुल कंक्लूजन तक पहुंच गई, एक ऐसी जगह जहां ट्रांसफॉर्मेशन अब एक प्रोसेस नहीं बल्कि उसका नेचर बन चुका था। एक दिन आदित्य ऑफिस में मीटिंग के दौरान किसी प्रोजेक्ट पर अपने मैनेजर से बात कर रहा था। वो चाहता था कि उसे थोड़ा और समय मिले, क्योंकि क्लाइंट की डिमांड में अचानक बदलाव आ गया था। लेकिन उसके मैनेजर ने टोकते हुए कहा, तुम हमेशा एक्सक्यूजेस लेकर आते हो आदित्य, टीम को डिले नहीं चाहिए। उस पल आदित्य के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन अंदर कुछ चुभ गया था। उसे लगा कि शायद उसकी बात ठीक से सुनी ही नहीं गई। वो चुप रहा, लेकिन मन में उथल पुथल मच गई। पहले के आदित्य जैसा होता तो या तो चुपचाप अंदर घुटता या गुस्से में एक इम्पल्सिव मेल टाइप कर देता। लेकिन अब वो बदल चुका था। अब वो अपने इमोशंस को समझता था, उन्हें एक्सप्रेस करना जानता था। उसी दिन शाम को आदित्य ने एटीट्यूड रिकंस्ट्रक्शन की उस चैप्टर को पढ़ा जिसमें कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजीज बताई गई थी। जूड बिजू ने लिखा था कि क्लियर और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन किसी भी रिलेशनशिप की नींव है, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल।
और इसमें सबसे ज़रूरी है एम्पैथी और क्लैरिटी के साथ अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। उन्होंने एक पावरफुल टूल दिया था, आई फील व्हेन यू स्टेटमेंट। आदित्य को यह तरीका इंस्टेंटली पसंद आ गया। उसमें न ब्लेम था, न गिल्ट, न मैनिपुलेशन, बस सच्ची भावना और समझदारी। उसने सोचा कि अगली बार जब वो अपने मैनेजर से बात करेगा तो वो उसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेगा। अगली सुबह उसने मैनेजर से काल्मली कहा, सर, आई फील डिस्करेज्ड व्हेन आई एम कॉल्ड आउट फॉर मेकिंग एक्सक्यूजेस विदाउट बीइंग हर्ड। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं रीज़न एक्सप्लेन करूं ताकि हम बेटर सोल्यूशन तक पहुंच सकें। पहले तो उसके मैनेजर को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि इस तरह की ओपननेस बहुत रेयर होती है, लेकिन फिर उन्होंने आदित्य की बात को काल्मली सुना और कहा, ठीक है, आगे से हम पहले डिस्कशन कर लेंगे। आदित्य को रिलीफ मिला। उसे एहसास हुआ कि सच्ची कम्युनिकेशन सिर्फ लड़ाई नहीं टालती बल्कि ट्रस्ट भी बिल्ड करती है। फिर ऐसा ही कुछ एक दिन घर पर हुआ। माँ ने आदित्य से नाराज होकर कहा, तू हमेशा मोबाइल में लगा रहता है, घर की कोई फिक्र नहीं है। पहले वाला आदित्य चुप रहकर गिल्ट में चला जाता, लेकिन अब उसने कामली कहा, माँ, आई फील हर्ट व्हेन यू से दैट आई डोंट केयर। मैं दिन भर काम करता हूँ, लेकिन अगर मैं आपको इग्नोर करता दिखूं तो मुझे माफ कीजिए। मैं अब से रोज कुछ समय आपके साथ जरूर बिताऊंगा। माँ थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुरा दी। वो समझ गई कि आदित्य में वाकई बदलाव आया है। बिजू कहती हैं कि कम्युनिकेशन का मकसद लड़ना नहीं, कनेक्शन बनाना है, और इसके लिए कुछ छोटे हैबिट्स जरूरी हैं। पहला, लिसन एक्टिवली, यानी जब कोई बात कर रहा हो तो बीच में टोकना नहीं बल्कि पूरा सुनना। दूसरा, फीडबैक देना बिना जजमेंट के, मतलब सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझना, इवन इफ यू डिसएग्री। तीसरा, फीलिंग्स और नीड्स को क्लियरली आइडेंटिफाई करना, खुद के भी और सामने वाले के भी। आदित्य ने ये बातें धीरे धीरे अपनी लाइफ में लागू करनी शुरू की। अब जब भी वो किसी से बात करता तो पहले अपनी फीलिंग्स को समझता और फिर उन्हें रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करता। एक दिन उसका दोस्त राहुल बहुत अपसेट था। जब आदित्य ने पूछा, क्या हुआ, तो राहुल ने गुस्से में कहा, तेरे पास कभी टाइम नहीं होता यार, दोस्ती तो सिर्फ बातें करने से नहीं चलती। पहले आदित्य रिएक्ट करता, मैं तो बिजी हूं, तू ही समझ नहीं रहा। लेकिन अब उसने काल्मली कहा, आई फील सैड व्हेन यू से दैट। मैं कोशिश करता हूं कि मैं वक्त निकालूं, लेकिन शायद मैं उस तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाता। चल आज कुछ देर साथ बैठते हैं। राहुल की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मुझे बस यही चाहिए था कि तू मेरी बात समझे। इस तरह आदित्य ने अपने सभी रिलेशनशिप्स में स्लोली क्लैरिटी और वार्मथ लानी शुरू की, और अब वो कम्युनिकेशन को सिर्फ वर्ड्स का खेल नहीं मानता था बल्कि एक सोलफुल एक्ट। बिजू की किताब में एक और पॉइंट था, रिप्लेस यू ऑलवेज और यू नेवर जैसी ब्लेमिंग स्टेटमेंट्स विद पर्सनल ओनरशिप। तो जब आदित्य को कोई बात बुरी लगती तो वो अब कहता, मुझे ऐसा फील होता है जब ऐसा होता है, बजाय इसके कि वो बोले, तू हमेशा ऐसा करता है। ये स्मॉल शिफ्ट्स बड़ी अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट ले आते थे। आदित्य ने एक कम्युनिकेशन जर्नल भी बनाना शुरू किया। रोज रात को वो लिखता कि दिन में कहाँ कहाँ उसने इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये हैबिट उसे और माइंडफुल बना रही थी। धीरे धीरे वो एक ऐसे इंसान में बदल गया था जिसे लोग फ्रीली ट्रस्ट करने लगे थे, अपनी बातें शेयर करने लगे थे, क्योंकि उसे सिर्फ बोलना नहीं आता था, सुनना भी आता था, और ये क्वालिटी रेयर होती है। उसकी एक दोस्त साक्षी, जो पहले उससे थोड़ी डिस्टेंट रहती थी, एक दिन कहने लगी, तू अब बहुत समझने वाला हो गया है। पहले सबकी बातें काट देता था, अब काल्मली सुनता है। क्या सीखा है तूने? आदित्य ने हंसकर कहा, मैंने सीखा है कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं, दिल से जुड़ना होता है, और उसके लिए सच्चाई, सरलता और थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। साक्षी ने पूछा, एक टिप दे कम्युनिकेशन के लिए। आदित्य ने कहा, सिंपल, जब भी बात करो 3 बातें याद रखो। 1, मैं क्या फील कर रहा हूं। दूसरा, सामने वाला क्या फील कर सकता है। 3, हम कैसे क्लैरिटी और रिस्पेक्ट के साथ बात कर सकते हैं। साक्षी ने मुस्कुराकर कहा, आज तेरे साथ बात करके हल्का लग रहा है, और यही बात आदित्य को खुद के लिए भी महसूस होती थी। अब जब वो अपने अतीत को देखता तो उसे वो आदित्य याद आता जो बहुत रिएक्ट करता था। चोट लगती थी तो चुप हो जाता, गुस्सा आता था तो टूट पड़ता, डर लगता था तो खुद में ही सिमट जाता। पर अब वो वर्जन इवॉल्व हो चुका था। अब जब कुछ महसूस होता तो वो उसे प्रोसेस करता, फिर खुद को काल्म करता, और फिर कम्युनिकेशन के जरिए उस इमोशन को दूसरों से जोड़ता, नॉट टू अटैक
but to understand and connect.